जो भी इंडियन ओशियन को जीतेगा वही एशिया को जीतेगा। यह बात एल्फ्रेड थियर के द्वारा कही गई थी और आज यही बात सच होके सामने आई है। एशिया में होने वाला ज्यादातर व्यापार इंडियन ओशियन से ही होता है और इसी के चलते आज एशिया की सुपर पावर बनने के लिए भारत और चीन दोनों इंडियन ओशियन पे अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। इंडिया अपने डायमंड ऑफ नेकलेस के द्वारा जहां आज मुख्य ट्रेड रूट्स पर अपनी पहुंच बना रहा है, वहीं चाइना भी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के द्वारा अपना प्रभाव इस क्षेत्र में बढ़ाता जा रहा है। पर असल में किसकी स्ट्रेटजी ज्यादा कारगर है, इसी के बारे में समझते हैं। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते। India's military, however, is in dire need of modernizing. Its air force is old and seriously under strength. This was highlighted in 2019 during a tense standoff over Kashmir. यह इस सीरीज का आखिरी वीडियो है। पहले 2 वीडियो में मैंने नेकलेस ऑफ डायमंड और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को डिटेल में समझाया है, जिनको आप आई बटन दबा के चेक कर सकते हैं। पर इन दोनों स्ट्रेटजी में कौन सी ज्यादा कारगर है, ये समझने से पहले हमें इंडियन ओशियन को समझना पड़ेगा, क्योंकि यह दोनों स्ट्रेटजी ही इंडियन ओशियन में ट्रेड रूट्स पर डोमिनेंस स्थापित करने के लिए बनाई गई हैं। क्योंकि आज इंडिया का जहां 95% वहीं चाइना का तकरीबन 60% ट्रेड उन्हीं रूट्स से होता है जो कि इंडियन ओशियन से निकले हुए हैं। आज वर्ल्ड की बात करें तो 80% मैरीटाइम ऑयल ट्रेड केवल और केवल इंडियन ओशियन से होता है। आज दुनिया की तकरीबन 35% पॉपुलेशन इंडियन ओशियन में पाए जाने वाले 28 देशों में रहती है और इसी के चलते इन देशों ने एक ग्रुप इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन भी बना के रखा है, जिसमें तकरीबन 21 देश जो कि इंडियन ओशियन से लगते हैं वो सब शामिल हैं और यही सारे देश मिलकर इस पूरे ग्रुप को फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज का एक ग्रुप बना देते हैं और साथ ही साथ यह रीजन ग्लोबल ट्रेड के भी बीचों बीच आता है। आज हम चाहे नॉर्थ अटलांटिक की बात करें या एशिया पैसिफिक रीजन की, दोनों ही रीजन के मुख्य ट्रेड रूट्स इंडियन ओशियन से ही होके गुजरते हैं। साथ ही साथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के भी सारे मुख्य ट्रेड रूट इंडियन ओशियन से ही गुजरते हैं, जिनसे ट्रेड करने के लिए यूरोप और अमेरिका इंडियन ओशियन रीजन पे ही निर्भर रहता है। इंडियन ओशियन में आज बहुत सारे संसाधन भी मौजूद हैं। आज दुनिया के तकरीबन 16.8% रिसोर्सेस इंडियन ओशियन में पाए जाते हैं। साथ ही साथ तकरीबन 27.9% नेचुरल गैस के जितने भी भंडार हैं वह भी यहीं पाए जाते हैं और इन्हीं सब के चलते इंडियन ओशियन की महत्ता केवल इंडिया और चाइना के लिए ही नहीं, पूरे दुनिया के लिए बढ़ जाती है और यही महत्ता 2 देश इंडिया और चाइना के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देती है। आज इंडियन ओशियन में होने वाले ट्रेड को जो रोक सकता है वह दुनिया में होने वाले ट्रेड को रोक सकता है और इन्हीं ट्रेड रूट्स के मुख्य चोक पॉइंट्स स्ट्रेट ऑफ हर्मज, स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंदेब और स्ट्रेट ऑफ मलक्का हैं। इनके अलावा भी कुछ चोक पॉइंट्स हैं जैसे कि मोजाम्बिक चैनल, सुएज कैनाल, सूडान स्ट्रेट, लोम्बार्क स्ट्रेट आदि सभी मिलकर इंडियन ओशियन के ट्रेड रूट में अपनी भूमिका निभाते हैं और यही वजह है कि इन्हीं क्रूशियल चोक पॉइंट्स के आसपास इंडिया और चाइना दोनों ने नेकलेस ऑफ डायमंड और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के द्वारा अपने अपने बेसिस बना के रखे हैं, क्योंकि दोनों ही देश चाहते हैं कि उनका इन चोक पॉइंट्स पर अपना प्रभुत्व बना रहे और अगर जरूरत पड़े तो आने वाले समय में दूसरे देशों के ऊपर दबाव बनाने के लिए भी इनका उपयोग किया जा सकता है। और यही सारी वजह मिलकर आज इंडियन ओशियन को मैरीटाइम ट्रेड के नजरिए से और साथ ही साथ सिक्योरिटी के नजरिए से इंडिया और चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बना देती हैं। आज चाइना अपना ज्यादातर ऑयल मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है और इंडियन पेनिनसुला में चाइना का कोई पोर्ट ना होने की वजह से इसे मेनलैंड तक जाने के लिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर जाना पड़ता है, जो कि इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर की टेरिटरी में पड़ता है। चाइना आज अपनी जरूरत का 70% पेट्रोल यहीं से इंपोर्ट करता है और साथ ही साथ
चाइना के ओवरऑल ट्रेड की बात करें तो 60% चाइना का ट्रेड स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही होता है। पर भारत ने यहाँ पे सिंगापुर के साथ अपना चंगी नेवल बेस और इंडोनेशिया के साथ अपना सबांग नेवल पोर्ट बना रखा है, जो कि इस क्षेत्र में इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक एज देता है, क्योंकि इंडिया की यहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंस भी है। इंडिया के संबंधों के चलते इंडिया जब चाहे इस ट्रेड रूट को चोक कर सकता है और चाइना की एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी पूरी तरीके से ठप कर सकता है। वॉर्सो इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर इंडिया ऐसा करता है तो चाइना लॉन्ग रूट लेते हुए लॉम्बॉर्ग स्ट्रेट से जाएगा, और ऐसा अगर होता है तो चाइना को पर ईयर तकरीबन $200 बिलियन का नुकसान होगा। और इसी रूट पे आगे वियतनाम और जापान इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर पड़ते हैं, जो कि चाइना के लिए इस रूट से ट्रेड करना और मुश्किल बना देते हैं। मोजाम्बिक की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में चीन ने मोजाम्बिक के साथ अपने संबंध अच्छे बनाए हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं दर ए सलाम, जो कि तंजानिया का एक पोर्ट है, वह भी वहां पे चाइना बिल्ड कर रहा है, और चाइना धीरे धीरे मोजाम्बिक चैनल के पास अपना प्रेजेंस भी बढ़ा रहा है। बट वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने भी 2015 में मोजाम्बिक चैनल के पास एजम्पशन आइलैंड की अपनी डील की थी, जिस डील के तहत इंडिया एजम्पशन आइलैंड पे अपना नेवल बेस बनाने वाला था। बट हाल में सेशल्स की सरकार बदल गई और उसके बाद कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के चलते हुए इंडिया अपना पोर्ट वहां पे नहीं बना पाया, और आज चाइना मोजाम्बिक चैनल पर अपना इन्फ्लुएंस ज्यादा बनाए हुए है इन कंपेयर टू इंडिया। चाबहार पोर्ट की बात करें तो 2015 में ईरान की इंपोर्टेंस को देखते हुए इंडिया के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। एक $500 मिलियन डील के द्वारा इसे गल्फ ऑफ ओमान के पास स्थापित किया गया था। इस पोर्ट के द्वारा इंडिया इस क्षेत्र में अपनी प्रेजेंस भी बनाना चाहता था। साथ ही साथ चाबहार जायदार रेलवे लाइन के तहत इंडिया अपनी प्रेजेंस को सेंट्रल एशिया तक बढ़ाना चाहता था। इनके अलावा यह ग्वादर पे नजर भी रखता था, क्योंकि चाइना ग्वादर पे अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को और ज्यादा बढ़ाता जा रहा है, जो कि इंडिया के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पर हाल ही में निकल के आया है कि ईरान के द्वारा चाबहार जयदार रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि इंडिया के द्वारा फंड देने में बहुत ज्यादा डिले किया जा रहा था। और साथ ही साथ जब से यूएस के सैंक्शंस ईरान पे बढ़े हैं, ईरान का झुकाव भारत से हटकर चाइना की तरफ ज्यादा हो गया है, क्योंकि चाइना जैसी बड़ी इकोनॉमी के इन्वेस्टमेंट्स को काउंटर करना इंडिया के लिए बहुत मुश्किल है। और यही वजह है कि चाइना अलग अलग प्रोजेक्ट्स ईरान में चालू कर रहा है और इंडिया का प्रेजेंस ईरान में खत्म करना चाहता है। और यह सब जानते हुए भी इंडिया इसका खुलकर विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि ना सिर्फ भारत, अन्य देशों की इकोनॉमी भी अपनी नीड्स के लिए आज चाइना से आई हुई चीजें और वस्तुओं पर डिपेंड करती हैं। और यही वजह है कि ना तो भारत इसका खुल के विरोध कर पा रहा है, ना ही दूसरी कंट्रीज आके भारत का खुल के सपोर्ट कर पा रही हैं। भारत के द्वारा ओमान में बनाया गया दुकाम पोर्ट चाइना के ग्वादर और जिबूती दोनों पोर्ट्स के बीचों बीच है। यह इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया जो अपना ज्यादातर क्रूड ऑयल है वह इसी क्षेत्र से इंपोर्ट करता है, और क्रूड ऑयल के फ्लो को बनाए रखने के लिए ओमान में इंडिया का बेस इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक पावर देता है। यहाँ से ना सिर्फ इंडिया चाइना के बेसिस पे नजर रखता है, बल्कि यहाँ पे इंडिया की नेवल प्रेजेंस इंडिया के पावर को इस क्षेत्र में और ज्यादा बढ़ाती है। साथ ही साथ यह क्षेत्र अरेबियन सी और गल्फ ऑफ एडन से भी जुड़ा हुआ है, जिसके चलते इस क्षेत्र में इंडिया के स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप और देशों के साथ भी अच्छे हैं। चाइना आज बड़ी चालाकी से इंडियन ओशियन रीजन में टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। चाइना ने जितने भी देश जो या तो इकोनॉमिकली वीक थे या पॉलिटिकली वीक थे, जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, जिबूती, उनके साथ में संबंध बनाए और अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नींव डाल दी, और आज बिलियंस ऑफ डॉलर का लोन दे देकर उन देशों की एसेट्स को हड़पता जा रहा है और उन देशों पे दबाव बनाता जा रहा है। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने सिंगापुर, इंडोनेशिया, जापान जैसे टॉप देशों के साथ में अपनी डायमंड ऑफ नेकलेस की नींव डाली है, जो कि साफ दिखाता है कि इंडिया बायलैटरल ट्रेड, मैरीटाइम सिक्योरिटी और सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखता है।
पर इस चीज में भी कोई दो राय नहीं है कि इंडिया के रिलेशन और देशों के साथ में उतने आइडियल नहीं हैं। वहीं चाइना अपनी चेकबुक डिप्लोमेसी के द्वारा और देशों से कई बार अपनी बातें जबरदस्ती भी मनवा लेता है। बट इंडिया हो या चाइना, जब भी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स या नेकलेस ऑफ डायमंड की बात आती है तो इंडिया को इसमें एक एज मिला हुआ है जो कि चाइना के पास नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये बात मैं कह रहा हूं, इस चीज को चाइना भी जानता है। चाइना जानता है कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का आज कितनी इंपॉर्टेंट है और इंडिया का प्रेजेंस वहां पे कितना ज्यादा है, और इंडियन ओशियन रीजन के ट्रेड रूट्स पर इंडिया का कितना ज्यादा दबदबा है। और अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की कमजोरी को ही देखते हुए चाइना ने 2013 में बेल्ट रोड इनिशिएटिव की नींव डाली थी, जिसके द्वारा चाइना सी रूट्स को ना अपनाते हुए लैंड रूट्स के द्वारा दूसरे देशों से ट्रेड्स को बढ़ाना चाहता है। बट बेल्ट रोड इनिशिएटिव की बात हम लोग किसी अन्य वीडियो में करेंगे। आज एशियाज पावर सुपर सीरीज का यह आखिरी वीडियो था। होप यू गाइस लाइक्ड इट। धन्यवाद।